नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज की इस एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग आपकी दुविधा का सॉल्यूशन लाएंगे। जब भी मैं ईएई के इवेंट पे जाता हूं तो लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें बिजनेस कौन सी कंपनी में करना चाहिए। क्या हमें प्रोप्राइटरशिप में करना चाहिए, या हमें पार्टनरशिप में करना चाहिए, या हमें एलएलपी खोलनी चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड खोलनी चाहिए, या पब्लिक लिमिटेड करनी चाहिए। तो आज इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं यह समझकर कि एक एक फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में क्या गवर्नमेंट के रूल्स लगते हैं, कितना कठिन है उनको मेंटेन करना, और लॉन्ग टर्म में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंपनी के, उसके हिसाब से आपको किस तरह की कंपनी खोलनी चाहिए, इसके बारे में आज जिक्र करेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे इजी टाइप ऑफ कंपनी में, जिसका नाम है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप यानी कि प्रोप्राइटरी, यानी कि मेरी खुद की। तो मेरी खुद की जो कंपनी है, जिसका मैं खुद मालिक हूं, वो कंपनी है जिसमें मेरे ही वजह से बिजनेस होता है। यानी कि अगर मैं कंसल्टिंग बिजनेस चलाता हूं तो वो प्रोप्राइटरी बिजनेस है, क्योंकि मेरा बिजनेस है। अब प्रोप्राइटरी के जो रूल्स होते हैं वो एकदम वही होते हैं जो एक इंडिविजुअल को इनकम टैक्स में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्राइटरी का कोई सेपरेट पैन कार्ड नहीं होता। अगर मेरा कोई पैन कार्ड है तो मेरी प्रोप्राइटरी का भी सेम पैन कार्ड होगा, पर हां, मुझे जीएसटी में जरूर रजिस्टर करना पड़ेगा, और मुझे जीएसटी पे भी करना पड़ेगा, और जीएसटी रिसीव भी करना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो यानी कि प्रोप्राइटरी कंपनी आपको तब चलानी चाहिए जब पूरे का पूरा बिजनेस आपके ऊपर निर्भर करता हो, और आप ही के पैन कार्ड पे आपको जीएसटी नंबर अलॉट होगा, और उसी पैन कार्ड पे आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होंगे। अब जो इनकम टैक्स के लॉ लगेंगे प्रोप्राइटरी पे, वो वही लगेंगे जो एक इंडिविजुअल के लिए लगते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी सरकार कहती है कि आप 2 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हो, 1.5 लाख रुपए का एटीसी में ले सकते हो, और 50,000 रुपए का एनपीएस में ले सकते हो। तो वो सेम रूल प्रोप्राइटरी पे भी अप्लाई करेगा। हमारी सरकार कहती है कि 2.5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना, तो वो सेम रूल प्रोप्राइटरी पे अप्लाई करेगा। जो भी रूल इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे अप्लाई करते हैं, वही रूल प्रोप्राइटरी पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो गई दोस्तों पहली बात कि प्रोप्राइटरी क्या होता है। प्रोप्राइटरी बिजनेस किसके लिए अच्छा होता है? उसके लिए अच्छा होता है जो अपना इंडिविजुअल बिजनेस चलाना चाहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहता, जो चाहता है कि उसके बेसिस पे ही बिजनेस आगे बढ़े, तो उनके लिए प्रोप्राइटरी बिजनेस अच्छा होता है। दोस्तों, सेकंड फॉर्म ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझा बिजनेस, सांठ गांठ के साथ बिजनेस। इसमें क्या है, 2 लोग साथ में आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए मेरी ये स्किल सेट है और जो आपकी है वो ये स्किल सेट है, हम दोनों मिलके काम करते हैं, आप ये वाला काम संभाल लेना, मैं ये वाला काम संभाल लूंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप डेवलप होती है। एक छोटा सा अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, और वो ये बताते हैं कि इसमें कितना कौन निवेश करेगा, उनका प्रॉफिट्स कैसे बटेगा, और आगे जाके अगर पार्टनरशिप लिक्विडेट होती है या किसी की डेथ होती है तो उस केस में कौन रिप्लेस करेगा। ये हो गई सिंपल रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अब दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप पे लगती है। ये दोनों बिजनेस अनलिमिटेड लायबिलिटी के बिजनेस है, यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब यह हुआ कि कल को अगर आपकी कंपनी खराब हो जाती है, या आपने मार्केट से उधार लिया हुआ है, बैंक से उधार लिया हुआ है, और आप बिजनेस प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, और अगर आपने उधार टाइम पे नहीं चुकाया, अगर आपकी कंपनी डिफॉल्ट कर गई, तो बैंक आपके पर्सनल असेट भी जब्त कर सकती है। जी हां, बैंक आपके पर्सनल असेट्स भी जब्त कर सकती है, क्योंकि आपकी जो कंपनी है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड एक कॉन्सेप्ट चलता है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जितना एक एंटरप्रेन्योर ने निवेश किया है, जितना एक प्रमोटर ने निवेश किया है, उसकी लायबिलिटी सिर्फ उधर तक सीमित रहनी चाहिए। दोस्तों, आजकल आप केसेस देख रहे होंगे एनसीएलटी में। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आप जो केसेस देखते हैं, आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो लोन नहीं चुका पाई वो एनसीएलटी में चली जाती हैं। पर कभी आपने यह सुना है कि प्रमोटर का खुद का घर जब्त हो गया हो? ये नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनकी जो कंपनी होती है वो या तो प्राइवेट लिमिटेड होती है, या पब्लिक लिमिटेड होती है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। वंस अगेन, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, या वो पब्लिक लिमिटेड होती है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। वर्ल्ड वाइड जो ये कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का, उसमें क्या होता है, उसमें यह बताया जाता है कि जितना एक एंटरप्रेन्योर ने निवेश किया है उतना ही उसकी लायबिलिटी होनी चाहिए।
वो जो घर बनाता है, वो जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स करता है, वो नहीं अटैच होना चाहिए बिजनेस के लॉस के साथ, क्योंकि जो पर्सनल एसेट्स बनाए हैं वो उन्होंने तनख्वाह से बनाए होंगे, अपनी इनकम से बनाए होंगे, और जो बिजनेस में लॉस हुआ है वो बिजनेस की वजह से हुआ है। कभी भी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में एंटरप्रेन्योर के ऊपर, उसके प्रमोटर के ऊपर, उसके शेयर होल्डर के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को समझते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पब्लिक लिमिटेड। सबसे पहले समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। इसका मतलब यह होता है, जिस तरह मैंने आपको नॉर्मल पार्टनरशिप के बारे में बताया, ये वही पार्टनरशिप है पर ये लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि इसमें जो दोनों पार्टनर्स होंगे या 3 पार्टनर्स होंगे या 4 पार्टनर्स होंगे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उनके निवेश तक। जितना उन्होंने निवेश किया है उतना ही कैपिटल रिस्क पे है, उनका घर रिस्क पे नहीं है, उनके पर्सनल एसेट्स रिस्क पे नहीं है। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर होते हैं वो कुछ निवेश करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का 30% सरकार इनकम टैक्स ले लेती है, और जो बचा हुआ पैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको समझिएगा, जो बचा हुआ पैसा है वो एक एक पार्टनर का जो जो प्रपोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो चारों पार्टनर की जेब में 25 रुपए चले जाएंगे। ये सारे 25 रुपए पे एक भी रुपए का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने पहले ही टैक्स दे दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने पहले ही टैक्स दे दिया है, उसके बाद जो मुनाफा बचेगा वो जितने भी पार्टनर हैं उनमें बट सकता है, और वो इनकम टैक्स मुक्त होगा, उस पे उनको पर्सनल बेसिस पे इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपनी बनाऊं जिसमें मैं मुनाफा कमा के अपने घर लेके जाऊं, तो आपको LLP बनानी चाहिए, क्योंकि LLP के माध्यम से आपको मात्र 30% टैक्स देना होगा, और उसके बाद जब पैसे आपके जेब में आ जाएंगे उस पे 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। पर अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की मैं आपको लिमिटेशन बताता हूं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की लिमिटेशन यह है कि वो सिर्फ पार्टनर्स बना सकती है, शेयर होल्डर्स नहीं बना सकती। यानी कि अगर आपको मार्केट से पैसा रेज करना है, अगर आपको कंपनी में इक्विटी लानी है, अगर आपको कंपनी का IPO लेके आना है, अगर आपको अपनी कंपनी को बहुत बड़ा करना है, तो LLP से आप उसको बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए? शुरुआत के सालों में जब आपको मार्केट से पैसा नहीं उठाना है, आपको IPO नहीं लाना है, तो आप LLP से शुरुआत कर सकते हो, और बाद में LLP को आप बना सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं और आपका अभी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको फंड रेज करना है, आपका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको IPO लाना है, तो आप LLP से शुरुआत कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न होगा, क्योंकि मैं LLP बना रहा हूं तो क्या मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे? नहीं। पूरे साल में LLP की सिर्फ एक फाइलिंग होती है, जो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको फाइल कर देंगे। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है LLP को मेंटेन करना। LLP में GST देना पड़ता है, वो अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो देना पड़ेगा। LLP में टैक्स देना पड़ता है, वो आप कोई भी बिजनेस करोगे देना पड़ेगा। LLP में आपको TDS काटना पड़ेगा, अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो, वो कोई भी बिजनेस में काटना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज ज्यादा होती है LLP में, वो ये होती है कि आपको साल में एक ROC में फाइलिंग करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइलिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल सकते हो, और वो बहुत मिनिमल कॉस्ट में वो फाइलिंग कर देंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको हो सकता है काफी लोग डराएं कि LLP करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा। बिल्कुल चिंता ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ एक फाइलिंग एक्स्ट्रा जाती है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता। पर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिट हो जाती है। क्या होता है? आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिट हो जाती है। अगला फॉर्म है कंपनी का, वो है प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब हो गया कि ये कंपनी तो है पर प्राइवेटली हेल्ड है, यानी कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो मात्र नाम के हैं कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हर कंपनी का मिनिमम 2 शेयर होल्डर तो होने ही चाहिए। जी हां, क्योंकि शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और हिस्से का मतलब होता है एक बंदे का हिस्सा नहीं होता, हिस्सा हमेशा 2 लोगों का होता है। तो मिनिमम एक कंपनी के 2 शेयर होल्डर होते हैं, और मैक्सिमम वो कितने भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में थोड़ा सा जो है आपके कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आ जाते हैं डायरेक्टर। जी हां, कंपनी में बनते हैं डायरेक्टर, और कंपनी के होते हैं शेयर होल्डर।
अब आप पूछेंगे क्या शेयर होल्डर ही डायरेक्टर होने चाहिए? नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सिर्फ शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं हो सकते या डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं हो सकते, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। शेयर होल्डर टोटली अलग हो सकते हैं, डायरेक्टर्स टोटली अलग हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट हो सकती है। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं कहता है कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर सेम होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। हां, पर भारतीय कंपनीज में क्या होता है, क्योंकि प्रमोटर अपनी कंपनीज बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, तो वो शेयर होल्डर भी होते हैं कंपनी में और कंपनी में डायरेक्टर भी होते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है और उसमें जो भी मेजर डिसीजन वो लेते हैं वो उनको आरओसी को रिपोर्ट करने पड़ते हैं। पर आपको मजे की बात अब मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को इंटरेस्टिंग छूट दी हुई है। क्या छूट दी है? एक छूट यह दी हुई है कि अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है तो उसको 30% टैक्स की जगह 25% टैक्स लगेगा। पर यह सेम चीज एलएलपी में नहीं है। यह सिर्फ बेनिफिट दिया गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक और बेनिफिट दिया गया है कि अगर नवंबर 2019 के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो उसमें सिर्फ 15% टैक्स लगेगा। जी हां, मात्र 15% टैक्स लगेगा। तो यह बेनिफिट जो है ये प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को दिया गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज में निवेश हो, कंपनीज मार्केट में आए, अपना आईपीओ लाएं और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा डालें। उससे क्या होता है, बाहर का कैपिटल इंडिया में आता है तो इंडिया और समृद्ध हो जाएगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को काफी बेनिफिट मिलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में सबसे बड़ी बात यह है कि कल को आप उसमें कंपनी के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, आप कंपनी के लिए प्राइवेट इक्विटी ला सकते हैं, वेंचर कैपिटल से फंड्स लेके आ सकते हैं। कल को अपनी कंपनी को आप पब्लिक लिमिटेड भी कर सकते हैं। जी हां, कल को आप अपनी कंपनी को पब्लिक पे लेके जाएंगे तो आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये सारे फायदे होते हैं। पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आपको थोड़ा सा कंप्लायंस ज्यादा होता है। साल में, जैसे कि मैंने कहा, 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। और अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्रॉफिट निकाल के अपने पर्सनल जेब में डालना है तो वो आपकी इनकम माना जाता है और उस पर पूरी तरह इनकम टैक्स लगेगा। जो भी आप स्लैब में आते हैं उतना ही इनकम टैक्स आपको लग जाएगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पैसा बाहर निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो वंस अगेन, अब आप अपना ऑब्जेक्टिव सोचिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पैसे बाहर निकाल के अपनी पर्सनल वेल्थ बनानी है तो प्राइवेट लिमिटेड मत बनाइए, एलएलपी बनाइए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं जी, मुझे तो बिजनेस में ही निवेश करना है, बार बार बिजनेस में निवेश करते रहना है, बिजनेस को बड़ा करना है, बाद में जाके इसको लिस्ट करवाना है, बहुत सारी वैल्यूएशन लेके आनी है, तब आप प्राइवेट लिमिटेड करिए और बिजनेस को बड़ा करिए। और अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है आगे जाके, तो शुरुआत आप एलएलपी से कर सकते हैं और बाद में उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट फॉर्मेशन है वो है पब्लिक लिमिटेड। जैसे कि नाम बताता है, पब्लिक लिमिटेड। कंपनी लिमिटेड है, लिमिटेड का मतलब हो गया लायबिलिटी लिमिटेड है, और कंपनी पब्लिक है यानी कि जनता की है। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपके कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड होती, या तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगी या वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगी। लिस्टेड का मतलब ये है कि इस कंपनी का मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग जनता के पास है। अब जनता के पास या तो वो डायरेक्ट हो सकता है कि जनता ने डायरेक्टली शेयर खरीद लिए हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू खरीद लिए हो। तो 25% शेयर कंपनी के जनता के पास होंगे, बाकी 75% हो सकता है प्रमोटर या एंटरप्रेन्योर के पास, खुद के पास रह गए हों। तो इन तरह की कंपनीज को कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो पब्लिक लिमिटेड होती हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें आप फंड रेज करते हैं, फिर आपको सेबी के अंडर आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आ जाते हैं, आपको सेबी के नियमों का पालन करना पड़ता है, आपको आरओसी के नियमों का पालन करना पड़ता है, आपको हर क्वार्टर में अपने इन्वेस्टर्स को बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए, क्या प्रॉब्लम्स हुई, कितना आपने प्रॉफिट किया, कितना ग्रोथ किया। हर क्वार्टर में आपको अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, हर साल के अंत में आपको अपने फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स देनी पड़ती हैं। तो ये सारे रूल्स लगते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंडर नहीं आती, वो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर भी आ जाती हैं, क्योंकि अब वो पब्लिकली लिस्टेड हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 तरह की कंपनियां। एक थी प्रोप्राइटरी, एक थी पार्टनरशिप, एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक है प्राइवेट लिमिटेड और एक है पब्लिक लिमिटेड। मैंने आपको बता दिया कि कौन से टाइप के बिजनेस आपको किस तरह करने चाहिए। अंत में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्लीज आप किसी को अलाउ मत कीजिए कि वो आपको डराए। देखिए, कंप्लायंस से डरिए मत। कंप्लायंस हमारे एक डीएनए का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनी, जितनी आपको कंपनी बड़ी करनी है उतना आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। आप कोई भी बड़ी कंपनी नहीं बना सकते बिना कंप्लायंस किए,
क्योंकि आप भारत के नियम के ऊपर नहीं चल सकते। अगर भारत में कोई नियम बन चुका है तो उस नियम का पालन करते हुए ही आपको बड़ा बनना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ये बताऊंगा ही नहीं आरओसी को, मेरा मन नहीं करता बताने का, या मैं ये रूल नहीं फॉलो करना चाहता, या मैं वो रूल नहीं फॉलो करना चाहता। ऐसा नहीं हो सकता है, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं खुद का बिजनेस करूं, सिर्फ मेरे ऊपर बिजनेस डिपेंड करे, तो आप प्रोप्राइटरी कर लीजिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि दो लोग मिलकर एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं पर काम बड़ा करूंगा, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं आगे क्या करना है, तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे जाके कंपनी को लिस्ट कराना है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि टाइम आ गया है कि अब अपने को लिस्ट करवाना है, तो आप पब्लिक लिमिटेड कीजिए। तो ये डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है आपका। अब आप अपनी टीम के साथ बैठिए और अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए कि अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए कि कौन से केस के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन से केस के अंदर आपका कंप्लायंसेस का लोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और उन लोड बढ़ाने की वजह से आपको क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो इन सबको स्टडी कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, हो सकता है 2-3 बार देखना हो, काफी ज्यादा डिटेल है, इस इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो देखिए और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसाइड करिए आपको कौन सी कंपनी बनानी है। किसी से डरिए मत, किसी को आपको डराने मत दीजिए। ये लाइफ का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, आपको इसको करना ही पड़ेगा अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, जिसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए, इसका रीडिंग मटेरियल पढ़ने के लिए, और फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपनी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए आपका बहुत बहुत